नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त विचार की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को चुनौती दे डाली। ये कहानी है भारत में राष्ट्रवाद के जन्म की, उसके पनपने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे सिर्फ एक आइडिया, मतलब एकता और आज़ादी का विचार इतना ताकतवर हो गया कि उसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1920 के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया और इस बदलाव के सेंटर में थे महात्मा गांधी और उनका एक ऐसा विचार जिसने लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए, और वो विचार था सत्याग्रह। ये वो ताकत थी जिसने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। तो ये सत्याग्रह आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना, सच की ताकत पर टिके रहना। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक ताकत की कोई जरूरत नहीं है। सत्याग्रह का सीधा सा मतलब था, हमारी लड़ाई जुल्म करने वाले से नहीं, बल्कि जुल्म से है। तो आगे हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। 1919 का वो दमनकारी रॉलेट एक्ट, और फिर जलियांवाला बाग का वो गहरा घाव। इसके बाद 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, जहां हिंदू मुस्लिम एकता एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। और फिर 1930 में सविनय अवज्ञा की लहर से लेकर 1932 के पूना पैक्ट तक, हर एक घटना ने राष्ट्रवाद की इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए आंदोलन के पहले बड़े पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी असहयोग आंदोलन। अब ये शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी वजह बनी कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे देश के गुस्से को एक चिंगारी दे दी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो सरकार को ये ताकत दे कि वो किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती है। रॉलेट एक्ट ठीक यही था। ये तो सीधे सीधे भारतीयों की बुनियादी हक पर हमला था और इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। और इसी गुस्से के माहौल में अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो भयानक हत्याकांड हुआ। ये एक इतनी दर्दनाक घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और अहिंसक विरोध की जरूरत को और भी गहरा कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद कांग्रेस के अंदर भी बहुत सोच विचार और बहस हुई। कई बड़े नेता चुनावों का बहिष्कार करने से थोड़ा हिचक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं आंदोलन हिंसक न हो जाए। लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर के सेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मान लिया गया और यहीं से एक देशव्यापी आंदोलन की नींव रखी गई। अब जो बात इस आंदोलन को बहुत दिलचस्प बनाती है वो ये है कि लक्ष्य तो सबका एक था, स्वराज। लेकिन इस एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई आज़ादी की अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं की अगुवाई में किसानों ने जालिम जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लिए स्वराज का मतलब था कम लगान और बेगार से छुटकारा। वहीं असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चार दीवारी से बाहर निकलने की आज़ादी, अपने गांव वापस जाने का हक। और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया और आगे के आंदोलनों में तो उनकी भागीदारी और भी बढ़ गई। अहिंसा के रास्ते पर चलना कितना मुश्किल था, ये बात जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों से बहुत अच्छे से समझ आती है। रायबरेली में पुलिस फायरिंग के बाद उन्होंने लिखा, एक पल के लिए मेरा भी खून खोल उठा था, अहिंसा तो जैसे भूल ही गया था। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए मुझे उस महान नेता गांधी जी का ख्याल आया और मैंने देखा कि मेरे पास बैठे किसान मुझसे कहीं ज्यादा शांत थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की लड़ाई का अगला बड़ा पड़ाव था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस बार संघर्ष का प्रतीक बनी एक बहुत ही आम सी चीज, नमक। बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार कर रखा था। मतलब हर भारतीय, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे नमक पर टैक्स देना ही पड़ता था। ये एक ऐसा कानून था जो हर एक इंसान को सीधे तौर पर चुभता था। और इसी दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपनी मशहूर दांडी यात्रा शुरू की। ये सविनय अवज्ञा का सबसे बड़ा पल था।
ये सिर्फ नमक बनाने की बात नहीं थी, ये तो ब्रिटिश हुकूमत के कानून को, उनकी सत्ता को शांति से सीधी चुनौती देना था। और इसका असर तो जबरदस्त हुआ। हजारों लाखों लोग, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, इस आंदोलन से जुड़ गए। पूरे देश में जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया, जुलूस निकाले गए और विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। नमक के एक दाने ने पूरे देश को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया था। लेकिन आंदोलन के अंदर भी देश के भविष्य को लेकर अलग अलग राय थीं। दलितों के राजनीतिक हक को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच एक बड़ी बहस हुई। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्रों की मांग कर रहे थे ताकि उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ सके। वहीं गांधी जी को ये डर था कि ऐसा करने से वो समाज की मुख्य धारा से कट जाएंगे। इस बहस का नतीजा निकला सितंबर 1932 में, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में सीटें तो आरक्षित कर दी गई, लेकिन वोटिंग आम चुनावी क्षेत्रों में ही होनी थी। ये एक तरह का समझौता था जो आंदोलन की अंदरूनी चुनौतियों को भी दिखाता है। अब देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों और हड़तालों से ही नहीं बनता, उसे संस्कृति के जरिए भी गढ़ा गया। भारत माता की तस्वीर, लोक कथाओं को फिर से जिंदा करना और झंडे जैसे प्रतीकों के जरिए एक साझा पहचान बनाने की कोशिश हुई, ताकि लोग महसूस कर सके कि वो सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय झंडे का विकास इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में एक तिरंगा बना, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था। फिर 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज तैयार करवाया, जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग था। ये दिखाता है कि राष्ट्र का विचार समय के साथ कैसे बदल रहा था और विकसित हो रहा था। और इन प्रतीकों का मतलब भी बहुत गहरा था। जैसे 8 कमल के फूल ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दिखाते थे। आधा चांद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, और झंडे के बीच में जो चरखा था वो आत्मनिर्भरता के गांधीवादी विचार का प्रतीक बन गया। ये सिर्फ डिजाइन नहीं थे, ये एकता और स्वावलंबन के बहुत शक्तिशाली संदेश थे। इसलिए जब लोग जुलूसों में ये स्वराज का झंडा लेकर चलते थे, तो ये सिर्फ एक झंडा फहराना नहीं होता था। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा का, उनकी हुकूमत ना मानने का एक खुला ऐलान होता था, अपनी साझा पहचान का एक मजबूत प्रतीक होता था। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जिन प्रतीकों ने एक समय में पूरे देश को एकजुट किया था, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। वो हमें अपनी उस साझी विरासत और उन संघर्षों के बारे में क्या याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।